हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मेमोरीज ऑफ द अलहमरा के सेकंड पार्ट की। तो अगर आपने इसका अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाइएगा, उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आने वाली है। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे जिन्वो हिचो को कॉल करता है कि वो प्लेन से उतर जाए। उसका ग्रेनाडा जाना बिल्कुल सही नहीं होगा। उसके पास दो रास्ते थे, वो जिन्वो पे भरोसा करे या फिर ना करे। हिचो उसका फोन काट देती है। ग्रेनाडा जाने वाली बात मिंजू को भी पता चलती है। मिंजू सोच रही थी कि जिन्वो उसकी बहन को प्रपोज करने जा रहा है और उसके हाथ में डिवोर्स पेपर्स भी हैं, क्योंकि पिछली रात उसने जो मैनेजर को सरप्राइज भेजा था उसे देखकर योना ने पेपर्स साइन कर दिए थे। अब सुनहो जिन्वो को ऑफिस में देखकर खुश था, लेकिन उसको पता चलता है कि वो बिजनेस के नाम से किसी टेस्ट को खेलने कनाडा जा रहा है, एक इन गेम सीक्रेट मिशन पर। अब जिन्वो जुंगू के पास जाता है, क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसका सामना क्वेस्ट में किससे होगा। अब जुंगू के पास कई सारे आइटम्स तो नहीं पर दो चीजें थी। पहला हेल्थ ड्रिंक, जिससे उसकी हेल्थ चंद सेकंड्स में फुल हो जाएगी। दूसरा है कैंडल लाइटर। और अब हिचो का कॉल जिन्वो को आता है। वो प्लेन से उतर गई। उसने फोन रख के कहा ये कहानी तब से ही शुरू हुई जब से सीजू ने उसके पास पहुंचने की कोशिश की। उसने सीसीटीवी में सीजू को ग्रेनेडा स्टेशन जाते हुए देखा, लेकिन ट्रेन पहुंचने से पहले ही वो गायब हो गया। अब रात को सोते वक्त जिन्वो सोच रहा था कि आखिर हुआ क्या है। सीजू के साथ वैसा ही हुआ होगा जैसे उसके साथ हो रहा है। सीजू ने मार्कोस को मार के यहाँ से वो उसके घर गया। उसने मार्कोस के पीसी से जिन्वो को गेम की फाइल सेंड की। अब इसी दौरान बिना लेंस के सीजू की आंखों में नोटिफिकेशन आती है, एनिमी आ चुका है। बिल्कुल जिन्वो की तरह ही मार्कोस लेवल 92 पर था, जिससे उसके पास सारे वेपन्स का एक्सेस था। सीजू वहाँ से किसी तरीके से निकल फोन बूथ पर जाता है। उसने सबसे पहले कॉल हिचो को किया, ये बात बताने के लिए कि वो सुबह घर पहुँच जाएगा। दूसरा कॉल हमें तो पता ही है, उसने जिन्वो को किया। इसी बीच मार्कोस वहाँ पे पहुँचा था और इसी वजह से वो डरा हुआ भाग रहा था। मार्कोस ने उस पर कंटिन्यूअसली फायर किया। सीजू ट्रेन में जाने से बच जाता है, लेकिन ग्रेनेडा स्टेशन पहुंचने से पहले ही वही अलहमरा म्यूजिक यहाँ शुरू हो जाता है और मार्कोस ने वहाँ पे आके सीजू को कई सारी गोलियां मारकर मार डाला। अब लेकिन ह्यूनसुक चा की बॉडी तो हादसे के बाद डिकम्पोज हो गई थी और मार्कोस के साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन सीजू की बॉडी कहाँ है? हमने देखा था कि सीजू वहीं था, लेकिन जिन्वो उसे देख नहीं पाया था। अब मास्टर ने ग्रेनेडा से एक सीक्रेट ब्रेस्ट भेजा था, जिससे वो ग्रेनेडा जाकर ही ओपन कर पाएगा। जिन्वो के पास समय नहीं था और इसे 48 आवर्स में ओपन करना होगा, नहीं तो क्वेस्ट गायब हो जाएगी। जुंगू को भी उसके साथ जाना होगा, इसलिए उसे जिन्वो की तरफ से एक गन मिली। हिचो घर वापस आ जाती है और ग्रैनी को फ्लाइट्स के टिकट के पैसों की चिंता थी और सीजू का यहाँ पर भी कोई अता पता नहीं था। जिन्वो ने हिचो को घर पर रुकने के लिए कहा था, लेकिन सुबह से शाम हो गई और वो नहीं आया। मिंजू हिचो को कॉल करके बताती है कि वो डांस कॉम्पिटिशन में जा पाई थी जिन्वो के कारण। वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता जिन्वो तुमसे मिलने क्यों आ रहा है। हिचो मिंजू पर गुस्सा होती है कि वो उसके साथ इस तरीके की गेम ना खेले। तो उसे पता चलता है कि जिन्वो एक रिंग और फ्लावर लेकर उसे प्रपोज करने आएगा और ये बात जिन्वो ने सुन ली। अब वो वापस जा रहा था फ्लावर्स और रिंग को लेने। अब हिचो उससे ये एक्सपेक्ट करे कि उसने ये सोचा भी नहीं था। अब जिन्वो को यहाँ से जल्दी से निकलना भी था, क्योंकि 12 घंटे बीत चुके। वो उससे कहता है कि सीजू ने उससे बात की बट गेम के अंदर, और वो इसे साबित भी नहीं कर सकता। लेकिन ये बातें तो हिचो को समझ में ही नहीं आई, तो उसने उससे जिन्वो का नंबर देकर कंपनी में जाने के लिए कहा, जिससे हिचो मॉनिटर की मदद से उसे देख पाएगी। अब सॉन्गडोंग यहाँ पे आके जिन्वो को जोर से पंच मारता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पहले से ही शक था, अब तुम्हारे पास कौन सा प्लान है हिचो के पास आने का। लेकिन यहाँ पर तो जिन्वो को जल्दी से एयरपोर्ट जाना था, वरना सॉन्गडोंग के चक्कर में सीजू कभी वापस नहीं आ पाएगा। अब उसे लड़ाई तो करनी ही पड़ेगी। उसने सॉन्गडोंग को स्टिक से काफी मारा। इनके फाइट के दौरान जिन्वो से हिचो का बनाया हुआ गिटार टूट जाता है। अब ग्रैनी इनके बीच आई और इन्होंने सॉन्गडोंग को काफी ज्यादा डांटा। हिचो ने जिन्वो को बैठने के लिए कहा, क्योंकि उसके नेक के पीछे चोट लगी थी। वो नहीं सुनता तो हिचो ने उसको डांट कर बैठा ही दिया। जिन्वो उससे पूछता है कि सॉन्गडोंग उसकी फैमिली के जैसा ही है, कहीं वो उसका फियांसे तो नहीं। हिचो उसकी तरफ गुस्से से देखने लगी, लेकिन जिन्वो कहता है कि वो तो बस ये कहना चाहता था कि हिचो अपने लाइफ पार्टनर को अच्छे से चूज करे, वरना उसकी हालत जिन्वो के जैसे ही हो जाएगी। हिचो फिर से रोने लगती है, क्योंकि वो गलती वो दोबारा कर रही थी जिन्वो पर फिर से भरोसा करके। जिन्वो उससे कहता है कि तुम्हें मेरी बातें पागलों जैसी लगती होंगी, लेकिन हिचो कहती है कि दुनिया भले ही तुम्हें पागल समझे, लेकिन मैं तुम पे भरोसा करूंगी। जिन्वो ने उसके आंसू भी पोंछे। वो नहीं बता सकता कि ये जंग उसके लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। अब वो उसी रास्ते से जाने वाले थे जिस रास्ते से 1 साल पहले सीजू गया था। सुनहो जिन्हो से मिलने आता है। मिस्टर चा ने उन दोनों को लंच पर बुलाया था। वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन सुनहो के डांटने के कारण उसे जाना पड़ा। यहाँ पे सोजिन ने भी ज्वाइन किया और मिस्टर चा ने जिन्हो से योरा के साथ डिवोर्स के बारे में भी पूछा। उनकी बातें फिर से इसी पॉइंट पर आती है कि तुम दोनों एक साथ आ जाओ फिर से। और ये सुनकर जिन्हो के गले से निवाला नीचे ही नहीं उतरा। जिन्हो के जाते ही सो
जिन ने उसे मिस्टर चा की सच्चाई बताई कि उन्होंने ये शादी वाली बात सोजिन को दुख पहुंचाने के लिए कही थी। उन्होंने मुझे 1 साल से इतना परेशान किया कि मैं नहीं बता सकती। उनके मन में सोजिन के प्रति बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई है। उसने बताया कि मिस्टर चा जिनफू पर भरोसा करने का सिर्फ नाटक करते हैं। मिस्टर चा को अपनी इज्जत और स्टेटस से बहुत ज्यादा प्यार है। वो इस पर बिलीव करते हैं कि उनके बेटे को जिनवू ने ही मारा। अब ह्यून स्योक चा स्टेशन पर भी आ जाता है। जिनवू के पास भी गन थी। उन लोगों का ट्रेन का सफर यहाँ से शुरू हुआ। 1 घंटे के बाद वो दोनों ग्रेनेडा स्टेशन पहुँच गए। जिनवू वॉशरूम में था, इसलिए जुंगहू ट्रेन से नीचे उतर गया। अब अचानक से बादल गरजने लगे और गेम में नोटिफिकेशन आता है, वेलकम टू ग्रेनेडा। जिनवू समझ गया कि ह्यून स्योक दरवाजे पर है। उसने दरवाजा खोल के ह्यून स्योक को मार डाला, लेकिन उन दोनों के लेंस में कंटिन्यूअसली अलर्ट्स आने लगते हैं। एनिमी हैज बीन अपीयर्ड। ह्यून स्योक तो नीचे पड़ा था, पर ऐसा नहीं था। उसके सामने एक और टेररिस्ट था। इसको सिचुएशन समझ आए उससे पहले ही गोली जिनवू के कान को छूकर लगती है। दूसरी तरफ जिनवू ट्रेन में वापस आता तो एक तीर उसके शोल्डर पे आके लगता है। वो गन से उन्हें काफी मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी तो गोलियां भी खत्म होने लग गई थी। उसके सामने अलग अलग वॉरियर्स आने लगे थे। चुंगू इतने वॉरियर्स को अकेले नहीं मार सकता। चुंगू ने जिनवू को डरते हुए कॉल किया कि वो उसकी जान बचा ले। अब जिनवू उन दोनों टेररिस्ट को मार के वॉशरूम से बाहर निकलता है। ट्रेन का दरवाजा बंद हो चुका था और चुंगू बाहर बहुत सारे वॉरियर्स से घिरा हुआ था। उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि उसने अपने पार्टनर को खो दिया। जिनवू ने चुंगजॉक को फोन लगाकर जुनू की लोकेशन पता करने को कहा था, लेकिन जुंगू गेम से लॉक आउट हो चुका। इसका मतलब शायद वो जिंदा हो। ये दोनों ये बातें कर ही रहे थे। जिनवू की सिक्योरिटी से बात होती है, लेकिन उन्हें ग्रेनेडा स्टेशन पर ऐसा कोई भी लड़का नहीं मिला। आखिर वो कहाँ गया होगा, और उसका फोन भी बंद आ रहा था। अब वो वापस जाने वाली ट्रेन लेता है। उसने हिजू को कहा था कि ग्रेनेडा एक मैजिक सिटी होगी, लेकिन यहाँ तो उनकी लाइफ ही एक मैजिकल स्टोरी हो गई। अब हम देखते हैं कि जिनवू ने गेम में लॉग इन किया क्विस्ट को ओपन करने के लिए। 3 घंटे कुछ मिनट बचे थे, उसे ये अभी ओपन करना होगा। जिनवू ने उस संदेश को ओपन किया। उसके अंदर एक QR कोड था जिसका क्विस्ट है अलहम्ब्रा पैलेस में, जो जल्दी ही शुरू होगा। अब वही बारिश और म्यूजिक शुरू होता है। जिनवू ने अपनी गन को लोड करके गेट खोलते ही ह्यून स्योक को मारा और ग्रेनेडा पहुंचते ही उसका पैर भी ठीक हो गया। उसका सामना हुआ वही इन गेम टेररिस्ट के साथ। इन सब से लड़ते लड़ते जिनवू काफी घायल हो गया था और एक आखिरी टेररिस्ट उसके सामने आ गया था। दोनों ने एक साथ गोली चलाई थी। लेवल्स अलग अलग होने की वजह से टेररिस्ट एक ही गोली में मर गया। जिनवू ने स्टेशन पर चुंगू को सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं था। जिनवू अलहम्ब्रा पैलेस जाने से पहले कैफे में गया। वो NPC से बात करता है चुंगू की लोकेशन पता करने के लिए, और इन्होंने कुछ गोल्ड कॉइन्स के बदले उसकी मदद करने का वादा किया। यहाँ पे म्यूजिक शुरू होता है और ये एमा थी। जिनवू ने उसे यहाँ पर आने की वजह बताई। वो कहती है कि तुम जरूर वापस आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्विस्ट अलहम्ब्रा में नहीं, उसके नीचे डोंगजोंग में शुरू होगा। जिनवू पैलेस के नीचे पहुँचता है और उसे गेम में नोटिफिकेशन आई, उसे सारे न्यू आइटम्स को यहीं छोड़ना होगा सिवाय तलवार के। क्विस्ट शुरू होता है और सबसे पहले सामना होता है मरे हुए एक कैदी से। दूसरी तरफ हिजू की आधी रात को आँख खुलती है। उसे डोर नॉक करने की आवाज आई। दरवाजा खोल के वो देखती है कि सीजू सामने खड़ा था। काश ये सच होता, बट ये तो सिर्फ उसका एक सपना ही था। हिजू सुबह चिंजूक के ऑफिस में जाती है। चिंजूक ने उसको बाहर रुक के पहले रूम साफ किया और वो उसे सबसे पहले यही सवाल पूछता है कि क्या आप मैरिड हो। जब उसने कहा नहीं तो वो बहुत खुश होता है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा चिंजूक उसे पसंद जो करता है। हिजू ने उससे कहा कि वो यहाँ चिंजू को देखने आई, उसे तो कुछ नहीं पता। चिंजूक उसे यहाँ पे गेम की डिटेल्स बताने लगा। वो इतना कुछ बताता रहा, लेकिन हिजू को तो यहाँ पे एक भी शब्द समझ में नहीं आया। चिंजू का कॉल अब उसके पास आता है जुनहू को ढूंढने के लिए। सुनहू मिस्टर चा के पास जाता है बोर्ड मीटिंग को डिले करने के लिए, चिंजू के कारण, क्योंकि उसे अभी भी अपने दोस्त पर भरोसा है कि वो ग्रेनेडा से सब कुछ ठीक करके ही आएगा। मिस्टर चा कहते हैं कि मैंने अपने बेटे को पीछे रखा, उसकी डेथ को भी रफा दफा किया इस कंपनी की वजह से, और फिर भी तुम्हें अपने दोस्त पर भरोसा है। मिस्टर चा ने ये सब कुछ सिर्फ अपनी कंपनी के लिए किया। सुनहू को पता चलता है जो उसका ऑफिस में इंतजार कर रही है, क्योंकि जिनवू से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था और ना ही चुंगू के साथ। चुंगू का नाम सुनते ही उन्होंने चिंजॉक को कॉल किया। वो कहता है कि क्विस्ट को खेलने के लिए मिनिमम 2 प्लेयर्स की जरूरत पड़ती है और पूरी क्विस्ट को सेफली कंप्लीट करने के लिए 4 प्लेयर्स की। ये सुनकर सुनहू की उम्मीद भी टूट गई। अगर वो क्विस्ट जीत आता तो मिस्टर चा भी चुप हो जाते। और चिंजू की तरफ से उन्हें एक ईमेल रिसीव हुआ जिसमें लिखा था कि अगर हम में से किसी से भी कांटेक्ट ना हो और अगर कोई मर जाए तो गेम का सर्वर बंद कर देना, और ये भी अपने माइंड में रखना कि गेम को रोककर वो CEO को कभी ढूंढ नहीं पाएंगे और डिसीजन अब उसका है कि वो क्या करेगा। सोनू ने हिजो को सारी बातें बताई। वो उसको 2 कंडीशन देता है कि या तो वो जिनवू पे भरोसा ना करे या तो वो जिनवू पे भरोसा करे। चुन्नू खुद जिनवू पर भरोसा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इस गेम के लिए उन्होंने 10 बिलियन वॉन दिए। अगर उसकी बात सच निकली तो उनकी कंपनी पूरी बैंकक्रप्ट हो जाएगी, सब कुछ उनके हाथ से चला जाएगा
जाएगा, ये 10 साल की मेहनत भी कुछ मिनटों में खत्म हो जाएगी। इसी दौरान उन्हें ग्रेनेडा से कॉल आया और इस कॉल के सीन को आप यहीं रोक दो। दूसरी तरफ क्वेस्ट में जिनवू अकेला इन सभी ज़ॉम्बीज को मार नहीं पा रहा था, क्योंकि उनकी तादाद तो यहाँ बढ़ती ही जा रही थी। उसको चारों तरफ से घेर कर ज़ॉम्बीज उसे मारने लगे। तभी यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है, हमें पता चलता है कि जुनहो जिंदा है और यहाँ उसने सभी ज़ॉम्बीज को मार डाला। लेकिन ऐसा नहीं है, वो नॉन कैरेक्टर प्लेयर बन चुका है। जो कॉल हिजो को आया था वो ग्रेनेडा की पुलिस की तरफ से था, क्योंकि उन्हें जुंगू की बॉडी ट्रेन स्टेशन पर कुछ दूरी पर मिली और इस सदमे ने जिंगू को हिलाकर रख दिया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और इसी चक्कर में ज़ॉम्बीज उसके ऊपर फिर से हमला करने लगते हैं। और इसी टाइम टनल के एक तरफ से रोशनी आती है। हिजो कंपनी से डरते घबराते हुए घर आती है। उसने अपने पुराने सामान से डिएगो का नंबर निकाल कर उसे कॉल किया। दूसरी तरफ जिनवू गेम में खेल रहा था, उसके पास बस 1% की हेल्थ बची थी। इसी समय टनल के एक तरफ से जब रोशनी आई तो साथ ही सारे ज़ॉम्बीज रुक गए। गेम में अलर्ट आया, थर्ड पार्टी लाइट एंड प्लेयर इस क्वेस्ट में अलाउ नहीं। फिलहाल के लिए गेम ने क्वेस्ट को रोक दिया। डिएगो उसे ढूंढने के लिए आया था, ये रोशनी उसी की थी। जब हिजो को पता चला कि जिनवू सेफ है तो वो रो रही थी और खुश भी थी। दूसरी तरफ जिनवू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो उसने सारे सर्वर्स बंद करने का ऑर्डर दिया और अब सारे सर्वर्स बंद कर दिए गए। जिन्होंने इतनी मेहनत करके गोल्ड कॉइन्स को कलेक्ट किया था, उनके लिए हमें बुरा लगा। जिनवू हॉस्पिटल में पहुंचा, उसके पूरे रास्ते में वॉरियर्स थे और अब उसका गेम भी बंद हो चुका था। गेम बंद होने से सारे खून के धब्बे, चोट के निशान सब कुछ गायब हो जाते हैं और अब जिनवू का पैर फिर से लंगड़ाने लगा। जिनवू जुनू की बॉडी देखकर अंदर से टूट चुका था। जुनहो ने हमेशा उसका साथ दिया, एक वही इंसान था जिसने उसके ऊपर हमेशा यकीन किया। सुनहो और हिचू कनाडा पहुंच के हॉस्पिटल में आए। जुनहो की माँ ने यहाँ पर जिनवू को बहुत ही भला बुरा कहा। उनकी बेटी की मौत का जिम्मेदार वो उसे ठहरा रही थी। उन्होंने अपने बेटे से कहा था इस जॉब से रिजाइन करने के लिए। सुनहो के मैनेजर से हमें पता चला कि जिनवू यहाँ से 1 घंटे पहले ही चला गया, पता नहीं कहाँ। हिजू ने उसे हर जगह ढूंढा, वो उसे कहीं नहीं मिला। हिजू ने उसे कॉल किया, उसे मैसेज किया कि तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। वो यहाँ पर रो रही थी। जिनवू उसे कॉल करके बताता है कि वो सीजू को ढूंढ नहीं पाया और जिनहू मर चुका। इससे ज्यादा बुरी सिचुएशन क्या हो सकती है। लेकिन वो कहती है कि उसने ये सुनने के लिए कॉल नहीं किया, वो जानना चाहती थी कि जिनवू को कुछ हुआ तो नहीं। उसने उसे ये सब रोकने के लिए कहा, लेकिन जिनवू यहाँ तक आके रुकने नहीं वाला था और उसने फोन काट दिया। डॉक्टर के हिसाब से जिनहू की मौत ब्रेन के अंदर वेसल्स फटने से हुई। मौत का कारण अभी तक उन्हें पता नहीं चला, जैसे कि ह्योनसुक के साथ हुआ था। दोनों को पता चला जुंगो ने मरने से पहले अपने लेंस निकाल दिए थे। उनके मैनेजर ने जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी उतनी निकाली। जुनहो की मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई होगी। दूसरी तरफ ये साबित हो गया था कि गेम में उसकी मौत नहीं हुई। अब जुनहो को कंपनी के डेटा सेंटर से कॉल आया। जिनवो ने उन्हें कुछ देर पहले फोन किया था सर्वर फिर से शुरू करने के लिए। जिनवो अब डेटा सेंटर में ही पहुंच जाता है। उसने सुनहो को सर्वर क्विज खत्म होने के बाद बंद करने के लिए कहा था, ना कि हमेशा के लिए। क्विज अभी खत्म नहीं हुआ है, गेम अभी भी शुरू है। हमें कुछ घंटे पहले जाना होगा, जहाँ पर जिनवू क्विज को खेलते खेलते डोंगजिंग प्रिजन के एंड तक पहुंचा। जिनवू की नजर नीचे गई, वहाँ एक चाबी थी जिसे हासिल करने पर गेम ने दिखाया कि तुमने एक मास्टर का स्पेशल आइटम लिया है, लेकिन इस की को एक्सेस करने के लिए उसे अबव 100 लेवल होना होगा और इसीलिए वो सर्वर्स को शुरू करने के लिए कह रहा था। लेकिन सुनहू कहता है कि वो उस पर भरोसा नहीं करता। जुंगहू उसके पीछे जाकर आज मर चुका और वो वहाँ से भागकर क्विज को कंप्लीट करना चाहता है, जिसे किसी ने भी नहीं देखा। जिनवो ने उससे वादा किया था कि वो उसे ये प्रूव करके दिखाएगा, लेकिन कर नहीं पाया। उसने वो सब किया जो जिनवू ने उसे करने के लिए कहा, लेकिन अब सुंघू आज से उसके साथ नहीं। मिस्टर चा ने सभी बोर्ड मेंबर्स और टीम के हेड को बुलाया मीटिंग के लिए। उन सभी ने कहा गेम में कोई एरर नहीं। 100 प्लेयर्स 1 महीने से लगातार गेम में लॉगिन करके गेम को खेल रहे हैं और उन्होंने ऐसा कुछ भी फेस नहीं किया। उनकी साइड से गेम के अंदर कोई भी फॉल्ट और एरर नहीं था। फिर ऐसा क्या हुआ है जो जिनवू के साथ हो रहा है? मिस्टर चा बोर्ड मेंबर के साथ डेटा सेंटर पहुंचे। जिनवू की बात किसी ने नहीं सुनी थी, इसलिए उसने वहाँ के लोगों को मारने की कोशिश की। इस चक्कर में वो खुद ही बेहोश हो गया। मिस्टर चा ने उसे थप्पड़ मारा और कहा कि उन्होंने अपने बेटे को छोड़कर उस पर भरोसा किया। आखिरकार क्या ही हुआ? वो चाहते थे कि जिनवू यहाँ के एम्प्लॉयज को ऑर्डर ना दे। अब जल्दी ही उसे कंपनी से निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, तुम धोखेबाज हो। और ऐसे ही ये चीजें उन्होंने ह्योनसुक को कही थी। सोजिन की सारी बातें सही थी और सुनहो अब कुछ नहीं कर सकता। उसने जिनवू को भरोसा करके उससे टाइम मांगा था और अब वो सबकी नजरों में पागल बन चुका, स्पेशली बोर्ड मेंबर्स के बीच। और अब मिस्टर चा इस बात का फायदा उठाकर पूरी कंपनी को टेक ओवर करेंगे। अब ये बात हर जगह फैल गई कि जिनहू की मौत हो गई और कंपनी के सीईओ ने रिजाइन कर दिया। और तीसरी न्यूज, कंपनी के नेक्स्ट सीईओ बने सुंघो। जिनवू को ग्रेनेडा में स्टेज से गिरने के बाद हॉस्पिटलाइज किया गया। उस वक्त जिनहो हमेशा उसके पास रहा। उन्हें देखकर वो किसी छोटे से बेबी की तरह रो रहा था। ये सारी पुरानी
पुरानी बातें जुनवो को याद आ रही थी और ये सब सोचकर उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। जुनजुक और हीजू उसके घर पहुंचते हैं। हीजू ग्रेनेडा से बार्सिलोना गई थी सीजू का पता लगाने, लेकिन वो कहीं नहीं मिला और ये दोनों यहाँ पे जुनवो को लंच पर लेके जाने के लिए आए हैं। जुनवो ने मना कर दिया। आज हीजू का बर्थडे था, वो सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आई थी। जुनवो ने पूछा हमारा क्या रिश्ता है, बर्थडे हम जिससे प्यार करते हैं उसके साथ मनाते हैं। जुनवो उससे बहुत ज्यादा रूटली बात करके सो गया। उसकी आँख रात 11 बजे खुली। बाहर किसी की आवाज आ रही थी, लेकिन हीजू बाहर बैठकर उसका सुबह से इंतजार कर रही थी। जो उसने पिछली बार गलती की थी, इस बार वो ऐसा नहीं करेगी, इसलिए वो यहीं रुकी और वो कहती है कि अगर कोई तुम्हें एतराज नहीं है तो आज की रात के लिए मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। अब वो लोग डिनर करने के लिए गए और इनकी डेट यहाँ पे काफी साइलेंट रही। इसके बाद हीजू कैप्सिका जा रही थी, लेकिन जुनवो ने कहा कि कोई भी बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को अकेले जाने नहीं देता, इसलिए उसकी जिम्मेदारी बनती है उसे सेफली घर छोड़ने की। जाते हुए हीजू को सुंगो का कॉल आया। उन्हें कुछ अर्जेंट बात करनी थी। उन्होंने जुनवो को सीधा कोरिया छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि मिस्टर चा ने ह्योनसो के केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और ये बात पब्लिश होने से पहले उसे जाना होगा, क्योंकि ह्योनसो के साथ आखिरी वक्त में जुनवो ही था। लोगों को ये पता चल जाएगा तो जुनवो का जीना मुश्किल हो जाएगा। मिस्टर चा तो बिना सबूत के आएंगे नहीं और उनके पास कोई न कोई प्लान तो होगा। अब बारिश शुरू होती है और हीजू ये सब सुन के घबरा गई थी कि आखिर वो कहाँ जाएगा और पता नहीं कब वापस आएगा। जुनवो ने उससे अपनी फैमिली के बारे में बताया। उसके मॉम डैड बचपन में ही गुजर गए। उसका कोई भाई बहन नहीं, ना वाइफ है ना कोई बेबी। अगर किसी एक ने भी उससे कहा कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ तो वो ये जंग लड़ेगा। उसने ये सवाल हीजू से पूछा। हीजू ने कहा कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए। और जुनवो ने यहाँ पर हीजू को किस किया। इसके बाद हीजू घर पहुंची। उसने जुनवो को मैसेज किया कि वो ठीक है या नहीं। उसने उसे कॉल भी किया, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आया और हीजू अब उसके पास जाने के लिए निकली, लेकिन जुनवो तो वापस गया ही नहीं। जुनवो अकेले नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो वापस नहीं गया। हीजू ने जुनवो को यहीं पर सोने के लिए कहा। वो नहीं माना तो उसने उसकी कार की चाबी ले ली। हीजू उसे वापस से चेक करने के लिए आई, लेकिन जुनवो तो कार में ही ठीक था, क्योंकि यहाँ पे अचानक से ह्योनसोक आ गया। ह्योनसोक के केस की इन्वेस्टिगेशन वाली बात न्यूज पर आ रही थी। सारे लोगों की नजर न्यूज पर ही थी। ऐसा क्या हुआ दोनों बेस्ट फ्रेंड के बीच जो कहानी यहाँ तक आई, एक की मौत हो गई और दूसरा पागल हो गया। अब हम पास में देखते हैं जहाँ पे मिस्टर चा ह्योनसोक को मारने के बाद वो सीधा सोजिन के पास पहुंचा। उसने प्रपोजल रिंग को निकाल के सामने रखा, क्योंकि ह्योनसोक को सोजिन से शादी करनी थी। हमें पता चला कि उन दोनों का अफेयर 6 महीने से ही चल रहा था और एक ही महीना हुआ था अभी सोजिन के डिवोर्स को, और इसलिए वो शादी की बात सुन के गुस्सा हो गई थी। और उसी झगड़े में जुनवो का कॉल आता है। ह्योनसोक ने उसे बताया कि वो एक लड़की से शादी करना चाहता है और उसका नाम है सोजिन। जुनवो ने उसके डैड को छीन लिया ताकि वो खुद आगे जा पाए, और इसलिए ह्योनसोक ने सोजिन को छीन लिया। लेकिन जुनवो ने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। जुनवो ने तो हमेशा उसकी दोस्ती को बचाने की ही कोशिश की। अब हम देखते हैं कि पहले योरा ने मिस्टर चा से कुछ तो कहा था। ह्योनसोक योरा के पास कई बार आया था जुनवो के बारे में पूछने के लिए। सोजिन उसके हिसाब से उस पर चीट कर रही है, जैसे उसने जुनवो के साथ किया था। क्या पता इस बार भी सोजिन ऐसा कर रही हो। वो ये बात किसी से भी शेयर नहीं कर सकता था। योरा ने ये बात मिस्टर चा के मन में बैठा दी थी कि क्या पता सोजिन का रिलेशन जुनवो के साथ चल रहा हो। री इन्वेस्टिगेशन वाली बात पब्लिश होने से पहले सोजिन मिस्टर चा के पास आई। उसने कहा कि आप इस केस को क्यों रीओपन कर रहे हो, आपने तो कहा था ह्योनसोक की ऑटोप्सी न करने के लिए। लेकिन मिस्टर चा ने उन्हें इन बातों से बाहर रहने के लिए कहा। उनके पास जुनवो को बचाने के लिए पहले वजह थी जो अब नहीं है। वो कंपनी की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ हीजू सारे दोस्तों को फोन लगाकर सीजू के बारे में पूछ रही थी, लेकिन उसे कोई भी सबूत नहीं मिला। अब ग्रैनी ने जो जुनवो के बारे में न्यूज चल रही थी वो देख ली। हीजू ने उन्हें किसी तरीके से समझा लिया। मिंजू उसके वर्कशॉप में आई तो कहती है कि कैस का मतलब जुनवो सर जेल में जाएंगे। जुनवो ने हीजू को अब जल्दी से रेडी होने के लिए कहा, क्योंकि वो डेट पर जाना चाहता था। हीजू तैयार हुई और उसके दिए हुए इयररिंग्स को पहना, और उसको जाते हुए पीछे से सोंगडोंग ने देख लिया और वो समझ गया था कि वो इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है। हीजू जब जुनवो के पास पहुंची तो उसे देखकर वो हैरान था। वो कहता है कि क्या पहना है तुमने। ये इयररिंग्स उसने ही सीजू को पिछले बर्थडे पर दी थी। और अब हीजू अपना मुंह फुलाकर बैठ जाती है। आगे रास्ते में कार की चेकिंग हो रही थी। पता नहीं कैसे यहाँ पर गेम शुरू हो गया। उसने आइडेंटिटी कार्ड निकाला, लेकिन एक स्नैपर शॉट उसके कंधे पर आ लगा, लेकिन उसने अपना कार्ड बिना दिखाए ही गाड़ी को तेजी से भगा लिया। सारे ऑफिसर सबके पीछे लग गए, लेकिन सर्वर्स तो बंद है। हीजू ने उसे कई बार रोकने की कोशिश की। स्नाइपर्स उसके ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक कर रहे थे और अब गेम में नोटिफिकेशन आता है कि सर्वर डिस्कनेक्टेड, और अब चारों तरफ से पुलिस वालों ने उसे घेर लिया था। उसने कॉल करके जुंगजोक को सर्वर्स के बारे में पूछा। उन्होंने सर्वर्स को थोड़ी देर के लिए एज ए टेस्ट शुरू किया था। ऑफिसर्स ने उसका कार्ड देख के उन्हें छोड़ दिया, लेकिन अब हीजू को कार ड्राइव करनी होगी। वो भी उसे पागल समझ रहे थे। हीजू ने
लंच पर उससे पूछा कि कल इन्वेस्टिगेशन है, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? जिनवो ने कहा कि उसके पास एक प्लान है, लेकिन वो अभी उस कार्ड को यूज नहीं करना चाहता। उसे बीच मिंजू का कॉल आता है। वो फोन पर ही रो रही थी। ग्रैनी को इमरजेंसी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। थोड़ी देर पहले सॉन्ग जोंग ग्रैनी से बात कर रहा था और उसने सीजू के बारे में ग्रैनी को सारी बातें बता दी और ईमेल्स के बारे में भी, और ये सुन के वो बेहोश हो गई। ये दोनों डिनर छोड़ के जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंच गए। वो सॉन्ग डॉग पर गुस्सा थी। उसने जो भी किया वो उसे कभी नहीं भूल पाएगी। अगर ग्रैनी को कुछ हो जाए तो क्या होगा, लेकिन सॉन्ग डॉग को इसका बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सीजू जिंदा होगा? जिनवो के साथ के सारे लोग मर गए, उस पर कोई विश्वास नहीं करता और तुम पागल हो कि तुम उस पर ही विश्वास कर रही हो। अब ग्रैनी थोड़ा ठीक होकर होश में आती है। हिजू को इस रात ग्रैनी के साथ ही रुकना पड़ेगा, इसलिए मिंजू घर पर अकेली थी और वो काफी डरी हुई थी। उसने किसी की आवाज सुनी। देखते हैं तो बाहर जिनवो उसे कंपनी देने आया था। अब सुबह सुबह हिजू ने जिनवो को अपने घर देखा और उसने सुबह उठ के सबसे पहले ब्रेकफास्ट रेडी किया मिंजू के लिए। हिजू कहती है कि इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई भी चिंता नहीं थी। और दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन के बाहर सारी मीडिया जिनवो का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो तो मिस्टर चा के लेक्चर में यूनिवर्सिटी गया। वो कहता है कि उसे पता है मिस्टर चा ने 1 साल से उसके खिलाफ तैयारी की होगी और नकली एविडेंस भी बनाए होंगे, जैसे कि योरा। वो पुलिस स्टेशन में मौजूद थी जिनवो की नकली गवाही देने के लिए। तो मिस्टर चा कहते हैं कि इसका मतलब तुम मेरे पैर पड़ने आए हो इस इन्वेस्टिगेशन को रोकने के लिए, लेकिन जिनवो कहता है कि वो यहाँ पर प्रूफ देने आया है। मिस्टर चा को लेंस पहनकर कंपनी में कॉल लगाना होगा सर्वर्स को ओपन करने के लिए और फिर वो दोनों एलाइज बन जाएंगे। ये छोटा सा काम 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। मिस्टर चान ने बिना डरते हुए लेंस को पहन लिया और कंपनी में कॉल करके सारे सर्वर्स ओपन करा लिए। जिनवो एलाइज बनाने से पहले उन्हें थोड़ा हिचकिचाया। अब ये दोनों एलाइज बन गए। बारिश शुरू होते ही जिनवो ने उनके सामने कुछ मांगे रखी। वो जल्दी से ये सिटी छोड़कर चले जाएं और अपनी आईडी को डिलीट कर देना और जब तक मैं ना कहूँ तब तक सर्वर्स को बंद मत करना। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाए। और इसी बीच नोटिफिकेशन आती है, एनिमी हैज बीन अपीयर्ड। सामने ह्यून सॉक खड़ा था और वो सीधे मिस्टर चा के पास आता है। वो तलवार से हमला ही करने वाला था, बट सीन यहाँ पर कट गया। तो उसी तरफ पुलिस स्टेशन के बाहर डिटेक्टिव आया। उसने कहा मिस्टर जिनवो से कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे, वो इस केस से बाहर है। हिजू जिनवो के घर गई और उसने एमा को देखा और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होते हैं। सो गाइस, उसके आगे की कहानी यहाँ तक आपको पता चली। अब इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए भी आपको हमारे साथ बना रहना पड़ेगा आगे के एपिसोड्स में। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।